हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अपना कौन। मम्मी पापा अचानक ही देहरादून छोड़कर दिल्ली आ बसे। यहाँ का स्कूल और सहेलियाँ कशिश को बहुत पसंद आई। देहरादून पिछली कक्षा की किताबों की तरह पीछे छूट गया। बस मधुलिका आंटी की याद गाहे बगाहे आ जाती थी। देहरादून से सभी लोग आपसे मिलने आ जाते हैं, बस मधुलिका आंटी नहीं आती। कशिश ने एक रोज हसरत से कहा, मधुलिका आंटी डॉक्टर हैं और देवेन अंकल वकील। दोनों ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कैसे आ सकते हैं? माँ ने बताया। माँ और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही पापा ने कशिश को पानी पिलाने को कहा। वो पानी लेकर आई तो सुना कि पापा कह रहे थे, कशिश की ये बात तुम मधु को कभी मत बताना। कशिश को समझ में नहीं आया कि इसमें ना बताने वाली क्या बात थी। जल्दी ही उम्र का वो दौर शुरू हो गया जिसमें किसी को खुद की ही खबर नहीं रहती। तो मधु आंटी को कौन याद करता? मम्मी पापा न जाने कैसे उसके मन की बात समझ लेते थे और उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मनपसंद चीज उसे मिल जाती थी। उसकी सहेलियां उसकी तकदीर से रशक किया करती। कशिश का मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष था। मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो। वो भी जी जान से पढ़ाई में जुटी हुई थी कि दादी के मरने की खबर मिली। दादा दादी अपने सबसे छोटे बेटे सुहास और बहू दीपा के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। पापा के अन्य भाई बहन भी वहां पहुंच चुके थे। घर में काफी भीड़ थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दादाजी ने कहा, शांति बेटी, तुम्हारी माँ के जो जेवर हैं मैं चाहता हूँ कि वो तुम सब आपस में बांट लो। तू सबसे बड़ी है, इसीलिए सबके जाने से पहले तू बराबर का बंटवारा कर दे। रात को जब कशिश दादाजी के लिए दूध लेकर गई तो दरवाजे के बाहर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई। दादाजी शांति बुआ से पूछ रहे थे, तुझे कशिश से चिढ़ क्यों है? वो तो बहुत सलीके वाली और प्यारी बच्ची है। मैं कशिश में कोई कमी नहीं निकाल रही पिताजी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ के गहने हमारी पुश्तैनी धरोहर है, जो सिर्फ माँ के अपने बच्चों को मिलने चाहिए, किसी दूसरे की औलाद को नहीं। माँ के जो भी जेवर अभी विभा भाभी को मिलेंगे, वो देर सवेर तो देंगी कशिश को ही। ये नहीं होना चाहिए। शांति बुआ समझाने के स्वर में बोली। कशिश इसके आगे कुछ नहीं सुन सकी। दूसरे की औलाद शब्द हथौड़े की तरह उसके दिलो दिमाग पर प्रहार कर रहा था। उसने चुपचाप लौटकर दूध का ग्लास नौकर के हाथ दादाजी को भिजवा दिया और सोचने लगी कि वो किसी दूसरे यानी किसकी औलाद है। दूसरी जगह और इतने लोगों के बीच मम्मी पापा से कुछ पूछना तो मुनासिब नहीं था। तभी दीपा चाची उसे ढूंढती हुई आई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर निढाल सी लेटी कशिश को देखकर बोली, थक गई ना, जा सो जा। तभी कशिश के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्यों ना दीपा चाची से पूछा जाए। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क न होने के कारण उसकी दीपा चाची से बहुत बनती थी और पिछले 3-4 रोज से एक साथ काम करते हुए दोनों में दोस्ती सी हो गई थी। आपसे कुछ पूछना है चाची, बताएंगी? उसने निवेदन करने के अंदाज में कहा। जरूर, दीपा ने प्यार से उसके सिर सहलाया। मैं कौन हूं? कशिश के इस प्रश्न से दीपा चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, मेरी प्यारी भतीजी कशिश, मगर मैं आपकी असली भतीजी तो नहीं हूं ना, क्योंकि मैं डॉक्टर विकास और डॉक्टर विभा की नहीं, किसी दूसरे की औलाद। ये तू क्या कह रही है? दीपा ने बात काटी। जो भी कह रही हूँ चाची, सही कह रही हूँ। और कशिश ने शांति बुआ और दादाजी के बीच हुई बातचीत दोहरा दी। दीपा झल्ला कर बोली, तुम्हारी शांति बुआ को भी बगैर बवाल मचाए खाना नहीं बचता। उन्होंने कोई बवाल नहीं मचाया चाची, सिर्फ सच्चाई बताई है। पर अगर आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि मैं किसकी औलाद हूं तो बवाल मच सकता है। मैं जो बताऊंगी उस पर तू यकीन करेगी? अगर यकीन नहीं करना होता तो आपसे पूछती ही क्यों? असलियत जानने के बाद मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछूंगी, और कम से कम यहाँ तो कतई नहीं। कभी भी और कहीं भी नहीं पूछना बेटे, वरना वो बहुत दुखी होंगे
कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई। तुम डॉक्टर मधुलिका और देवेंद्र नाथ वर्मा की बेटी हो। विभा भाभी और मधुलिका बचपन की सहेलियां हैं। ये स्पष्ट होने पर कि बचपन में हुई किसी दुर्घटना के चलते विभा भाभी कभी मां नहीं बन सकती, मधुलिका ने उनकी गोद में तुम्हें डाल दिया था। विभा भाभी और विकास भाई साहब ने तुम्हें शायद ही कभी शिकायत का मौका दिया हो। कशिश ने सहमति में सिर हिलाया। मम्मी पापा से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मधु आंटी ने मुझे क्यों और कैसे दे दिया? दोस्ती की खातिर। दोस्ती ममता से ज्यादा। तभी अंदर से बहुत उत्तेजित स्वर सुनाई देने लगा। सबसे ऊंचा स्वर विकास का था। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं देहरादून से सरकारी नौकरी छोड़कर चला आया। उसके लिए क्या चंद गहने नहीं छोड़ सकता? मैं कल सवेरे यानी आपके बंटवारे से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन माँ की उठावनी? शांति बुआ ने पूछा। उसके लिए आप सब हैं ना? माँ की अंत समय में सेवा कर ली, मेरे लिए यही बहुत है, विकास ने कड़वे स्वर में कहा। जो लोग मेरी बेटी को पराया समझते हो, उनके साथ रहना मुझे गवारा नहीं। दीपा ने कशिश की ओर देखा और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। ये अब नहीं रुकेगा। रोक कर शांति, तुम बात मत बढ़ाओ। दादाजी का स्वर उभरा। उसी समय विकास कशिश को पुकारता हुआ वहां आया और उसे इस तरह बाहों में भरकर अपने कमरे में ले गया, जैसे कोई कशिश को उससे छीन न ले। कल हम दिल्ली लौट रहे हैं कशिश, सो अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा, विकास ने कहा। जी पापा, कशिश ने कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। विकास ने बत्ती बुझा दी। विकास, कुछ देर के बाद विभा का स्वर उभरा। मुझे लगता है इस तरह लौटकर तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। शांति बहन जी ने जिस बेदर्दी से मेरी भावनाओं को कुचला है, न उसके मुकाबले में मेरी ठेस तो बहुत मामूली है। विकास ने तल्खी से कहा। जो भी मेरी बेटी को नकारेगा, उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि तुम भी। अगली सुबह उन्हें विदा करने को केवल दादाजी, सुहास और दीपा ही थे, और सब शायद अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नींद का बहाना करके उठे ही नहीं। घर आकर विभा और विकास अपने काम में व्यस्त हो गए और कशिश पढ़ाई में। हालांकि कशिश को लग रहा था कि चंडीगढ़ से लौटने के बाद पापा उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन वो अपने असली माता पिता से मिलने और ये जानने को बेचैन थी कि उन्होंने उसे अपनी गोद से उठाकर दूसरे की गोद में क्यों डाल दिया। उसने मम्मी की डायरी में से मधुलिका मौसी का फोन नंबर और पता तो नोट कर ही लिया था, मगर वो खत या फोन के जरिए नहीं, स्वयं मिलकर ये बात पूछना चाहती थी। परीक्षा सर पर थी और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। कशिश ये सोचती रहती कि क्या बहाना बनाकर देहरादून जाए। समीरा उसकी खास सहेली थी, उससे कशिश की बेचैनी छिप ना सकी। उसके पूछने पर कशिश को बताना ही पड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि देहरादून किस बहाने से जाऊं। तू भी अजब भुलक्कड़ है। कई बार तो बता चुकी हूँ कि सालाना परीक्षा खत्म होते ही मेरे बड़े भाई की शादी है और बारात देहरादून जाएगी। मैं तुझे बारात में ले चलती हूँ। वहां जाकर तू जहाँ कहेगी तुझे पहुँचाने का इंतजाम करवा दूंगी। सो अब सारी चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। समीरा की बात से कशिश को कुछ राहत मिली और फिर शाम को समीरा उसके मम्मी पापा से मिलकर बारात में चलने की स्वीकृति लेने उसके घर आ गई। बारात में जाने के बारे में सोचने के बजाय तो फिलहाल तुम दोनों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। पापा ने समीरा की बात सुनकर बड़े प्यार से दोनों का सिर सहलाया। अंतिम साल की परीक्षा है, इसके नतीजे पर तुम्हारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। कशिश को तो मैं कार्डियोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है समीरा? अगर मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट बन गई अंकल, तो मुझ में और कशिश में दोस्ती की बजाय स्पर्धा हो जाएगी और हमारी दोस्ती खत्म हो, ऐसा रिस्क मुझे नहीं लेना है। सो कुछ और सोचना पड़ेगा, मगर सोचने को फिलहाल आपने मना कर दिया है। समीरा हंस पड़ी। समीरा को विदा करके कशिश जब अंदर आई तो उसने अपने पापा को ये कहते सुना, मैं नहीं चाहता विभा कि कशिश देहरादून जाए और मधु देवेन से मिले। इसीलिए समीरा के भाई की शादी से पहले ही कशिश को लेकर कहीं और घूमने चलते हैं। कैसे जाओगे विकास? इस बार
आईएमए का वार्षिक अधिवेशन तुम्हारी अध्यक्षता में होगा और वो उन्हीं दिनों में है। कशिश लपक कर कमरे में आई और कहने लगी, मेरी एक बात मानेंगी मम्मा? आप प्लीज मधु मौसी को मेरे देहरादून आने के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मैं शादी की रौनक छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाने वाली। पापा के चेहरे पर यह सुनकर राहत के भाव उभर रहे थे। ठीक कहती हो, अपनी सहेलियों को छोड़कर माँ की सहेली के साथ बोर होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू पापा, कहकर कशिश बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि अच्छा है कशिश उन दिनों शादी में जा रही है, क्योंकि हम दोनों तो अधिवेशन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे और ये घर पर बोर होती रहने से बच जाएगी। इस तरह समस्या हल होते ही कशिश जी जान से पढ़ाई में जुट गई। देहरादून स्टेशन पर बारात का स्वागत करने वालों में कई महिलाएं भी थीं। लड़की के पिता सबका एक दूसरे से परिचय करवा रहे थे। एक अत्यंत चुस्त दुरुस्त सौम्य महिला का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा, ये डॉक्टर मधुलिका हैं। कहने को तो हमारी फैमिली डॉक्टर और पड़ोसन है, लेकिन हमारे परिवार की ही एक सदस्य हैं। हमारे से ज्यादा शादी की धूमधाम इनकी कोठी में है, क्योंकि सभी मेहमान वहीं ठहरे हुए हैं। कशिश को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। उसने आगे बढ़कर मधुलिका को अपना परिचय दिया। मधुलिका ने उसे खुशी से गले लगाया और पूछा कि विभा क्यों नहीं आई। आंटी, मम्मी पापा आजकल एक अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। मैं भी इस बारात में महज आपसे मिलने आई हूँ। कशिश ने बिना किसी हिचक के कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मधुलिका चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, अभी तो एकांत मिलना मुश्किल है। रात को बारात की खातिरदारी से समय निकालकर तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। उसमें तो बहुत देर है, उससे पहले ही घर ले चलिए ना। कशिश ने मनुहार की। अच्छा, दोपहर को क्लिनिक से लौटते हुए ले जाऊंगी। दोपहर को मधुलिका ने खुद आने के बजाय उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी। वो अपने क्लिनिक में उसका इंतजार कर रही थी। तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो, जो फिलहाल घर पर मुमकिन नहीं है। बताओ क्या बात है? मधुलिका मुस्कुराई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों नकारा, क्यों मुझे दूसरों को पालने के लिए दे दिया। माँ, मुझे मालूम हो चुका है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और कशिश ने चंडीगढ़ वाला किस्सा उन्हें सुना दिया। विभा और विकास ने तुम्हें क्या वजह बताई? मधुलिका ने पूछा। उन्हें मैंने नहीं बताया कि मुझे सच्चाई पता चल गई है। वो दोनों मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं कभी सपने में भी उनसे कोई अप्रिय बात पूछकर उन्हें दुखी नहीं करूँगी। यानी कि तुम्हें विभा और विकास से कोई शिकायत नहीं है? कतई नहीं, लेकिन आपसे है। आपने क्यों मुझे अपने से अलग किया? कमाल है, बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के कि तुम्हें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, तुम शिकायत कर रही हो। सवाल अच्छे बुरे का नहीं, बल्कि उन्हें दिया क्यों ये है। मान गए भाई, पली चाहे कहीं भी हो, रही वकील की बेटी। मधुलिका ने बात हंसी में टालनी चाहिए, मगर वकील की बेटी को डॉक्टर की बेटी कहलवाने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ नहीं थी, बस दोस्ती थी। विभा मां नहीं बन सकती थी और अनाथालय से किसी अनजान बच्चे को अपनाने में दोनों हिचक रहे थे। बेटे और बेटी के जन्म के बाद मेरा परिवार तो पूरा हो चुका था। सो जब तुम होने वाली थी तो हम लोगों ने फैसला किया कि चाहे लड़का हो या लड़की, ये बच्चा हम विभा और विकास को दे देंगे। ऐसा करके मैं नहीं सोचती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अन्याय तो खैर किया ही है। पहले तो सब ठीक था, मगर असलियत जानने के बाद मुझे अपनी असली माता पिता का प्यार चाहिए। तभी कुछ खटका हुआ और एक प्रौढ़ पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया। मधुलिका चौंक पड़ी। आप इस समय यहाँ? कोर्ट से लौट रहा था तो बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखने चला आया। खैरियत तो है? ऋचा की बारात में कशिश भी आई है। मुझसे अकेले में बात करना चाह रही थी, सो यहाँ बुलवा लिया। मधुलिका ने कहा और कशिश की ओर मुड़ी। ये तुम्हारे देवेन अंकल हैं। अंकल क्यों, पापा कहिए ना। कशिश नमस्ते करके देवेन की ओर बढ़ी, लेकिन देवेन उसकी अवहेलना करके मधुलिका के जांच कक्ष में जाते हुए कड़े स्वर में बोले, इधर आओ मधु। मधुलिका सहमे स्वर में
कशिश को रुकने को कहकर पर्दे के पीछे चली गई। ये सब क्या है मधु? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने बेटे बेटी का प्यार और हक बांटने के लिए मुझे तीसरी औलाद नहीं चाहिए। तुम गर्भपात करवाओ, मगर तुम नहीं मानी और इसे अपनी सहेली के लिए पैदा किया। खैर, उनके दिल्ली जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली थी, मगर ये फिर टपक पड़ी मुझे पापा कहने। हमारे सुखी परिवार में सेंध लगाने के लिए। साफ कहे दे रहा हूं मधु, मेरे लिए ये अनचाही औलाद है। ना मैं स्वयं इसका अस्तित्व स्वीकार करूंगा, ना अपने बच्चों। कशिश आगे और नहीं सुन सकी। उसने फौरन बाहर आकर एक रिक्शा रोका। अब उसे दिल्ली जाने का इंतजार था, जहां उसके मम्मी पापा व्यस्तता के बावजूद उसके बगैर बेहाल होंगे। प्यार जन्म से नहीं होता, प्यार तो प्यार करने वालों से होता है, और जो प्यार उसे अपने दिल्ली वाले माता पिता से मिला, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।